हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग पिंग अपने फादर वांग लिंग के साथ यहाँ की शुआई सिटी आ गया था। इन दोनों बाप बेटे ने पिछले 8 साल से पूरी दुनिया का ट्रैवल किया था, जिसको लेकर वांग पिंग काफी ज्यादा खुश था। तभी अचानक उसकी मुलाकात यहाँ युन क्लैन के एक लड़के युन वूफेंग से होती है, जिसे वांग पिंग अच्छा नहीं लगा क्योंकि वांग पिंग की तरफ एक लड़की मिस किंग ये काफी ज्यादा प्यार से देख रही थी। इसलिए वो अपने सन क्लैन के साथियों के साथ मिलकर वांग पिंग पर गुस्सा उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिंग ने तो इन्हें अच्छा सबक सिखा दिया था। दूसरी तरफ सन क्लैन का सन किमिंग भी यहाँ पर अपने एल्डर्स के साथ वांग रेजिडेंस के बाहर आ जाता है, जब उसे जाने को मिला कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सीनियर ज़ूमू है। तो उसने फौरन से अपने साथियों को ऑर्डर दिया कि कभी दोबारा से गलती से भी इस आदमी को परेशान मत करना, बल्कि इसके 100 मील के पास भी मत आना। इसके बाद दूसरी तरफ वांग पिंग को भी अंदाजा हो गया था कि उसका फादर वांग लिंग कितना सारा ताकतवर है, लेकिन वो उसे कल्टीवेशन नहीं करने देगा। इस बात के गुस्से पर वो मिस किंग जी के साथ यहाँ अपने फादर को छोड़कर चला जाता है, जहाँ पर वो जाते जाते अपने फादर से कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ अपनी ताकत और अपनी हिम्मत से मॉर्टल रैंक का सबसे ताकतवर इंसान बनूंगा। वांग पिंग की जुदाई वांग लिंग को भी बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही थी, इसलिए वो वाइन पर वाइन की बोतल पीते हुए खुद को नशे में रखने की कोशिश करता है ताकि उसका दुख थोड़ा कम हो सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब उस टाइम को पूरे 20 साल गुजर चुके हैं। वांग लिंग यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्टोरी टेलर वहाँ के लोगों को एक एम्परर की कहानी बता रहा है, जो एम्परर टियानजिंग एम्पायर पर रूल करता है। और उसकी कहानी को सुनने के लिए यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उस लेजेंडरी एम्परर की कहानी सब लोग जानना चाहते हैं। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा फेमस था। वो एम्परर कोई और नहीं बल्कि हिज मैजेस्टी वांग पिंग है। वांग लिंग भी अपने बेटे वांग पिंग की कहानी को सुनना चाहता था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्टोरी टेलर बताने शुरू कर देता है कि पहले जब यहाँ पर टोटल 3 एम्पायर हुआ करते थे, डिशान एम्पायर, ग्रेट ज़ाओ एम्पायर और चेंगयुन एम्पायर। तीनों ही एक दूसरे के साथ पिछले कई सौ सालों से लगातार युद्ध लड़ रहे थे ताकि फैसला किया जा सके कि सबसे बड़ा एम्पायर कौन सा बनेगा। और आज से 20 साल पहले जो डिशान एम्पायर था, वहाँ का रूलर बहुत ही ज्यादा जालिम था, जो कि सिर्फ अय्याशी और लड़कियों के साथ मजे करता रहता था। उसने अपने आम जनता की बिल्कुल भी नहीं परवाह की। डिशान एम्पायर की वो आम जनता जो कि जिंदा रहने के लिए हर दिन एक जंग लड़ रही थी, हर एक रास्ता उनके लिए बंद हो चुका था। धीरे धीरे करके लोग मर रहे थे, चारों तरफ भूख और कहत साली है। पर कहते हैं ना कि सिर्फ क्योस और मुश्किल के समय में ही हीरोज उभर कर सामने आते हैं। वांग पिंग की भी यही कहानी थी। वो हेवन की तरफ से भेजा हुआ एक फरिश्ता था, जो कि अपनी वाइफ के साथ डिशान एम्पायर आया। कोई नहीं जानता कि वांग पिंग की ओरिजिन क्या है, वो कहाँ पर पैदा हुआ या कहाँ से आया। बस लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि जब भुखमरी का समय था, इतनी भुखमरी कि लोग अपने ही बच्चों को खाने के लिए तैयार थे, तब वो अपनी बीवी के साथ डिशान एम्पायर आया। यहाँ पर वांग पिंग देखता है कि उसके सामने एक बच्चा भूख से बेहोश हो गया। ये देखकर वांग पिंग और उसकी बीवी फौरन से उस बच्चे को संभालते उसे खाने के लिए थोड़ी सी रोटी दे देते हैं। वांग पिंग देखता है कि यहाँ की हालत काफी ज्यादा खराब है और वो इन लोगों को बेसहारा नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो उन सब लोगों के साथ मिलकर वहाँ पर काम करने लगा। उसने एक कम्युनिटी बनाई जहाँ एक दूसरे की मदद करते हुए ये लोग धीरे धीरे करके फसलें उगाना शुरू करते हैं। वांग पिंग की वाइफ मिस किंग जी भी इसमें वांग पिंग का पूरा साथ दे रही थी। इन दोनों ने मिलकर पूरे के पूरे गाँव को मरने से बचा लिया था। 10 साल तक ये दोनों इसी तरह काम करते हुए अलग अलग गाँव को बचाते रहे, जिसकी वजह से इनकी अच्छाई की खबरें 10 लोगों से 100 लोगों और 100 लोगों से 1000 लोगों, 1000 लोगों से लाखों लोगों तक पहुँच गयी। लाखों लोगों को जानने को मिला कि वांग पिंग कौन है, कैसे वो लोगों की मदद कर रहा है। इसलिए वांग पिंग के फॉलोवर दिन ब दिन बढ़ते रहे। वो एम्परर जो कि अपने लोगों की परवाह नहीं करता था, उसके लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वांग पिंग मुश्किल समय में उनके काम आ रहा था। उसने फसलें उगाने में उनकी मदद की और अपने फॉलोवर्स के साथ मिलकर लिवी डैम की उस दीवार को ठीक कर डाला, जो कि पिछले कई लंबे अरसे से वहाँ के गाँव को तबाह कर रही थी। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। वांग पिंग के फॉलोवर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि जो जंगल में सबसे ऊंचा पेड़ होता है, सबसे पहले वही जलता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होने लगा। जब एम्परर को मालूम हुआ वांग पिंग के बारे में और उसकी अच्छाइयों के बारे में, वो जानने लगा कि कैसे वांग पिंग के फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। वो इसे बर्दाश्त नहीं करता और वो वांग पिंग को मारने के लिए अपनी आर्मी को वहाँ पर भिजवा देता है। पिछले 10 साल से वांग पिंग अंधेरे में रहकर काम कर रहा था, लेकिन अब वांग पिंग को अरेस्ट करने के लिए एम्परर के सोल्जर्स वहाँ पर आ चुके थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग पिंग भी उनके सामने रेजिस्ट नहीं करता, बल्कि वो अपने साथियों को हथियार डालने के लिए बोलता है और उसने खुद सरेंडर कर दिया था। वांग पिंग के अरेस्ट होने की खबर चारों तरफ एम्पायर में फैल गई थी, जिस तरह से आम लोगों का खून गुस्से से उबलने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग भी गुस्से होते हुए कह रहे थे कि वांग पिंग अच्छा है, ये एम्परर कमीना, आखिर इस कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई वांग पिंग को अरेस्ट करने की। जिस पर वो स्टोरी टेलर बताता है कि खामोश हो जाइए, आप वांग पिंग को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वांग पिंग कोई ऑफ गार्ड नहीं पकड़ा गया। ऐसा नहीं था कि वांग पिंग को मालूम नहीं था कि वो अरेस्ट हो सकता है, बल्कि उसने जानबूझकर सरेंडर किया। वो चाहता तो वो लड़ भी सकता था, लेकिन वांग पिंग चालाक है, उसने पहले से अपने चाल चल कर रखे थे। वो दुश्मन के हर एक चाल को जानता था और खुद की चाल भी उसने बिछा दिए थे। वो जानता था कि अगर वो बिना फाइट करे अरेस्ट हो जाता है तो इससे आम जनता भड़क जाएगी और वो सबके सब कैसल के बाहर एहतजाज करने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब वांग पिंग को सजाए मौत सुनाई जाने वाली थी, तो वहाँ पर मौजूद इकट्ठा लोग यहाँ पर नारे लगाते हुए कह रहे थे कि वांग पिंग को आजाद करो। एम्परर को तो ये सब सुनकर
बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा था और वो अपने मन ही मन में सोच रहा था कि मुझे वांग पिंग को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा अगर मुझे अपनी कुर्सी बचानी है, क्योंकि यहाँ की जनता तो मुझसे ज्यादा वांग पिंग को सपोर्ट करने लगी। और इसी गुस्से के साथ वो वांग पिंग को मरवाने का ऑर्डर दे देता है, जहाँ पर इससे पहले कि वांग पिंग को जान से मार दिया जाता। तभी अवाम भड़कते हुए यहाँ बैरियर्स को तोड़ते हुए आगे की तरफ आ जाती है, जिन्हें रोकने के लिए वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स मौजूद थे। लेकिन वो सोल्जर्स भी जानते रहे कि हमारा एम्परर कितना बड़ा कमीना है और वो एम्परर के लिए ज्यादा नहीं लड़ना चाहते, बल्कि वो भी जानते थे कि वांग पिंग बहुत ही अच्छा है और कहीं न कहीं वांग पिंग ने इन लोगों की फैमिलीज को भी मदद की थी। इसलिए जनता आसानी के साथ वांग पिंग को आजाद करा देती है। जब एम्परर यहाँ पर अपने सोल्जर्स को उन सबको मारने का ऑर्डर देता है, तभी अचानक हम देखते हैं कि एम्परर का एक खास आदमी धीरे से उसके पास आ गया था और वो उसकी पीठ में खंजर ठोक देता है। और इसी के साथ उस एम्परर की कहानी यहीं पर खत्म हो गई। हमें जानने को मिलता है कि वो खास आदमी असल में वही बच्चा है जो कि शुरू में बेहोश हुआ था और वांग पिंग और उसकी वाइफ ने उसे खाना खिलाया था। वांग पिंग ने पहले ही उसे यहाँ पर प्लान करके रखा हुआ है ताकि सही सिचुएशन में वो उसके काम आ सके। अब जो कि पुराना कमीना एम्परर मारा गया था, तो डिशान एम्पायर को एक नए एम्परर की जरूरत थी, जहाँ सारी जनता वांग पिंग के सामने झुककर उससे मदद की भीख मांगते हुए कहती है कि प्लीज हमारे एम्परर बन जाइए और हम लोगों की जान बचा लीजिए। वांग पिंग भी इसके लिए मान जाता है और वो अगला एम्परर बन गया था। साथ ही साथ वो डिशान एम्पायर का नाम चेंज करके इसे टियानजिंग एम्पायर का नाम देता है। इस तरह से वांग पिंग ने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए पहले तो प्यार से लोगों का दिल जीता। इस तरह से वांग पिंग ने एम्परर के पास जो अपने प्यादे को प्लान करके रखा हुआ था एग्जीक्यूशन ग्राउंड में वो एक्टिवेट हो गया और वांग पिंग अगला एम्परर बन गया। वांग पिंग ने बहुत ही समझदारी के साथ ये सारी की सारी चाल चल ली और अब टियानजिंग एम्पायर को बने हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। तब से टियानजिंग एम्पायर में सिर्फ अमन और शांति है। पहले जहाँ मासूमों का खून बहा जाता था वो सब नहीं होता। ये जमीन पहले से काफी ज्यादा खुशहाल हो चुकी है, जो सब सुनकर वो सारे के सारे ऑडियंस यहाँ स्टोरी टेलर से कहते हैं कि कमाल की स्टोरी थी। दूसरी तरफ वांग लिंग को भी वांग पिंग पर काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था, जहाँ वो अपने मन में कह रहा था कि सिर्फ 20 सालों में वांग पिंग इस मोर्टल वर्ल्ड का एक सुप्रीम सोवरेन बन चुका है। टियानजिंग एम्पायर के लोग उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जो कि उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार है। लेकिन ये बात ग्रेट जाओ चेंगयून एम्पायर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होगी। वांग पिंग ने जो उनके साथ पीस डील साइन की है, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर टिकेगी। फिर दूसरी तरफ टियानजिंग एम्पायर की आर्मी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ग्रेट जाओ और चेंगयून एम्पायर इतनी आसानी के साथ जंग की शुरुआत तो नहीं करेंगे और जब ओपनली जंग नहीं की जा सकती तो वो लोग कोई दूसरे रास्ते की तलाश करेंगे। वांग लिंग जानता रहा कि वो कमीने क्या कर सकते हैं और वांग लिंग का अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रेट जाओ और चेंगयून एम्पायर ने यहाँ कुछ कल्टिवेटेड असैसिन्स को हायर कर लिया था ताकि वो एम्परर वांग पिंग को जान से मार सके, जो कि वैसे तो रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि इमोर्टल्स कभी इमोर्टल के कामों में दखलंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन वो असैसिन्स यहाँ पर चुपके छुपाते वांग पिंग की तरफ बढ़ते हुए कह रहे थे कि चेंगयून एम्पायर और ग्रेट जाओ एम्पायर ने हमें पूरे 100 साल के लिए 3 मेन स्पिरिट वेन्स इस्तेमाल करने का मौका दिया है, तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी ये काम पूरा करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस किंगी ने वहाँ पर अचानक स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर लिया था। वो समझ गई थी कि बाहर की तरफ कुछ कल्टिवेटर्स वहाँ पर आ पहुंचे हैं, जिनसे वांग पिंग की जान को खतरा है। लेकिन जब तक वो दरवाजे तक जा पाती तब तक अचानक वो देखती है कि किसी ने उन तीनों असैसिन्स को एक ही झटके में जान से मार डाला। ये तीनों असैसिन कू क्लैन से बिलोंग करते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ग्रेट जाओ और चेंगयून एम्पायर के एम्परर पर आ जाता है, जिन्हें ये बात जब जानने को मिली कि वो तीनों असैसिन्स जान से मारे गए तो वो तीनों शॉक होते हुए कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वांग पिंग के बैकग्राउंड में तो कोई भी कल्टिवेशन फैमिली नहीं है, तो उन कल्टिवेटर्स को आखिर किसने जान से मार डाला। दूसरी तरफ कू क्लैन का लीडर गुस्सा होते हुए कहता है कि जिसने भी वांग पिंग की मदद करते हुए शैडो में रहकर हमारे असैसिन्स को जान से मारा है उसे हमारे कू क्लैन से पंगा लिया है। वो जो भी हो, हमारा कू क्लैन उसे पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर देगा। यह वो भी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक इन सब पर एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, जो कि रान क्लैन की डिग्री थी। रान क्लैन की डिग्री में गुस्से के साथ कहा जाता है, जैसा कि तुम लोगों को मालूम है कि मॉर्टल के कामों में इमोर्टल टांग नहीं अड़ा सकते। जिस इमोर्टल क्लैन ने भी मॉर्टल्स के काम में टांग अड़ाई उसके पूरे के पूरे क्लैन को खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि कू क्लैन का नामो निशान खत्म होने वाला है। यहाँ पर रान क्लैन की अभी डिग्री खत्म हुई ही नहीं थी कि तभी अचानक वहाँ पर सन क्लैन की भी बिल्कुल ऐसी डिग्री सुनाई देती है। इसके बाद जाओ क्लैन, ये तीनों के तीनों मेजर क्लैन इस कू क्लैन को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। कू क्लैन के लीडर को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इस दुनिया के सबसे 3 ताकतवर मेजर क्लैन इतनी जल्दी एक्शन में कैसे आ गए? आखिर टियानजिंग एम्पायर के पीछे किसका हाथ है? ये बेवकूफ असल में जानते ही नहीं कि वांग पिंग का जो फादर है वो इन सबका बाप है। उस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद हम देखते हैं कि दोबारा से जंग शुरू हो गई, जहाँ पर टियानजिंग एम्पायर की आर्मी लगातार एक के बाद एक सीढ़ी को जीतती जा रही थी और उनका बॉर्डर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब टियानजिंग एम्पायर यहाँ किलिंग माउंटेन रेंज तक पहुँच गया था, जहाँ एम्परर बाहर की तरफ आ जाता है, क्योंकि एक टाइम पर वो किलिंग माउंटेन रेंज के पास ही रहा करता था, जिसे लुयू विलेज कहा जाता है। मिस किंगी भी ये बात जानती थी और इसलिए वो वांग पिंग से कहती है, कितना लंबा अरसा हो गया, क्या आप अपने गाँव दोबारा से एक बार नजर लगाकर वापस नहीं आना चाहेंगे? वांग पिंग भी अपनी बीवी किंगी की बात मानकर बेस बदलते हुए यहाँ अपने गांव लुई विलेज में आ जाता है, जहाँ आते हुए वांग पिंग की बचपन की यादें ताजा हो गई थी। वो अपने घर के सामने भी आता है, वो घर जिसमें वो अपने फादर के साथ बड़ा हुआ। ग्रैंडपा सेंटाई की भी वांग पिंग को बहुत ज्यादा
याद आ रही थी, इसलिए वो उनकी कब्र को देखने के लिए पहाड़ी की चोटी पर चला जाता है, जहाँ ये दोनों संटाई को रिस्पेक्ट पेश करते हुए अगरबत्तियां जलाते हैं। साथ ही सर वांगपिंग यहाँ पर कह रहा था कि ग्रैंडफादर आपसे लास्ट बार मिले हुए मुझे 20 साल हो गए हैं। और अपनी सारी पुरानी यादों को याद करते हुए वांगपिंग काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था। दूसरी तरफ मिस किंगी यहाँ पर वांगपिंग को संभालते हुए कहती है कि जब आप तैयार हो तब हम यहाँ से चलेंगे। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि अब टियानजिंग एम्पायर ने यहाँ किंग शुई सिटी को भी जीतना था, जिस किंग शुई सिटी में वांगलिंग रहा करता है। हम देखते हैं कि वांगपिंग अपने सोल्जर्स के साथ किंग शुई सिटी आया तो जरूर, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वांगलिंग का एक सर्वेंट आकर वांगलिंग को बताता है कि यंग मास्टर वांगपिंग अपने सोल्जर्स के साथ बहुत ही ज्यादा शांत और डिसिप्लिन तरीके में सिटी के अंदर इंटर हुए। उन्होंने पूरे रास्ते में आम जनता को जरा से भी परेशान नहीं किया और हम देखते हैं कि वांगपिंग ने बहुत ही आसानी के साथ किंग शुई सिटी को जीत लिया, जहाँ वो अपने टियानजिंग एम्पायर का परचम तो लहरा देता है, लेकिन वो अपने फादर से मिलने नहीं जाता, बल्कि वो अपने मन में कहता है कि फादर अभी मैंने आपसे किए हुए अपने वादे को पूरा नहीं किया। एक बार आपका ये बेटा आपसे किए हुए अपने वादे को पूरा कर ले, उसके बाद आपसे मिलने जरूर आएगा। और ये सब कहते हुए वांगपिंग वहाँ से चला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले 10 साल तक लगातार इसी तरह जंगें चलती रही। टियानजिंग एम्पायर धीरे धीरे अपने बॉर्डर्स को फैलाता जा रहा था। वांगपिंग की जीत हो रही थी और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जहाँ पर ग्रेट जाओ और चेंगयून एम्पायर दोनों ने यहाँ टियानजिंग एम्पायर के सामने अपने घुटने टेक दिए थे, यानी कि वांगपिंग की असल जीत हो चुकी है। वो तीनों ग्रेट एम्पायर का असली एम्परर बन चुका है। वो जंग जो कि इतनी सदियों से चलती आ रही थी, आखिरकार उस जंग का इख्तिताम हुआ। वांगपिंग इन तीनों ग्रेट एम्पायर्स को मिलाकर इसे हेवन एम्पायर का नाम देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग भी यहाँ पर दोबारा से रेस्टोरेंट में बैठते हुए वाइन पी रहा था। अब तक हेवन एम्पायर्स को बने 10 साल गुजर चुके हैं। हेवन एम्पायर का एम्परर वांगपिंग है, जो कि उसकी कमांड संभाल रहा है। दूसरी तरफ वांगलिंग यहाँ पर वांगपिंग को याद करते हुए कह रहा था कि ये जिंदगी कितनी जरा छोटी है, समय का पता ही नहीं चलता कितनी तेजी के साथ गुजर जाता है। वांगपिंग ऑलरेडी 50 साल का हो गया। अब यकीनन वांगपिंग को भी थोड़ी बहुत साइंस दिखने लगे होंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वांगपिंग पर आ जाता है, जो अपने एम्परर के कामों को सरंजाम दे रहा था और वो बुरी तरीके से थक चुका है। मिस किंगी भी आकर यहाँ वांगपिंग को दबाते हुए उससे कह रही थी कि एम्पायर के काम कभी भी खत्म नहीं होते। अगर हमारा एक बेटा हो तो उससे हमारी जिंदगी में थोड़ी और खुशहाली आ जाएगी और आपको भी थोड़ा आराम मिलेगा। अब हमेशा इस तरह से काम में मसरूफ नहीं रहेंगे। जिस पर वांगपिंग यहाँ मिस किंगी का हाथ पकड़कर बहुत ही प्यार से उससे कहता है कि मेरे लिए तुम काफी हो। असल में वांगपिंग चाहकर भी बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोल ब्लड और सोल एनर्जी से बना हुआ है। साथ ही उसकी बॉडी में रिजेंटमेंट एनर्जी भी है। अब इसी तरह करते करते हम देखते हैं कि समय गुजरता रहा। वांगपिंग जो कि अपने इतने बड़े एम्पायर को संभाल रहा था, साथ ही साथ वो अपने मन में कह रहा था कि फादर मैंने अपनी ख्वाहिश को पूरा किया, लेकिन फिर भी मैं समझ क्यों नहीं पा रहा कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है मैं उतना ही जरा खालीपन महसूस कर रहा हूँ। ऐसा खालीपन जो कि किसी को भी झंझोड़ कर रख दे। यहाँ पर देखते देखते 20 साल गुजर जाते हैं। वांगपिंग 70 साल का हो चुका था। आखिरकार उसके रिटायरमेंट का समय आ गया, जहाँ वो एम्परर की कुर्सी को छोड़कर जाने वाला था। वांगपिंग के मंत्री बहुत ही जरा उदास थे और वो रोते हुए कह रहे थे कि प्लीज ऐसा जुल्म ना करे। ये हेवन एम्पायर आपके बगैर सिर्फ एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। जिस पर वांगपिंग जवाब देते हुए कहता है कि अब ऐसी बातें करने का कोई फायदा नहीं। इस हेवन एम्पायर को मैंने नहीं बनाया, बल्कि हम सबने मिलकर इसे क्रिएट किया था। मेरे सोल्जर्स और आम लोगों के सिवा मैं कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं अब इस एम्परर की कुर्सी को तुम्हारे लिए छोड़कर जाता हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इस एम्पायर का अच्छे से ध्यान रखोगे। ये वही बच्चा है जिसकी वांगपिंग ने बचपन में जान बचाई थी। वांगपिंग उससे कहता है कि अब मेरी बीवी किंगी और मेरे आराम करने का समय हो गया, और ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। पूरे 50 साल बाद वांगपिंग अपनी वाइफ को लेकर यहाँ वांगलिंग से मिलने के लिए वांग रेजिडेंस के बाहर पहुँच जाता है, जहाँ आकर वांगपिंग बहुत ही जरा इमोशनल था और वो कह रहा था कि फादर मैं वापस आ गया हूँ। पहले तो वांगपिंग के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मिस किंगी की आंखों में देखने के बाद ये लोग वांग रेजिडेंस का दरवाजा खोलकर अंदर इंटर करते हैं, जहाँ कोल्ड सर्वेंट तो वांगपिंग को देखकर उसे यंग मास्टर कहकर पुकारता है। दूसरी तरफ उसका बेटा यहाँ वांगपिंग को नहीं पहचान पाता। दूसरी तरफ वांगपिंग और वांगलिंग की भी नजर एक दूसरे पर पड़ जाती है और इतने लंबे अरसे के बाद एक दूसरे को देखती ये दोनों कुछ देर के लिए फ्रीज हो गए थे। दोनों की आंखें आंसुओं से भर आई थी, लेकिन दोनों ही मर्द होने के नाते अपने आंसुओं को होल्ड बैक करके रखते हैं। ये सीन बहुत ही जरा इमोशनल था। ओल्ड सर्वेंट भी ये देखकर अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाता और वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ वांगलिंग इमोशनल होते हुए अपने बेटे से कहता है कि आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, खाना अभी भी गर्म है। मेरे बेटे जो सुनकर तो वांगपिंग को अपनी बचपन की यादें याद आ गई थी, जहाँ वो कैसे प्यार से अपने फादर के साथ मिलकर खाना खाता था। और इस दुनिया में वांगपिंग अपने फादर से बहुत ही जरा प्यार करता है, इसलिए वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाता, बल्कि वो भागते हुए सीधा जाकर बिल्कुल एक बच्चे की तरफ वांगलिंग के पैरों में गिर जाता है, जहाँ वो उसे गले लगाते हुए कह रहा था कि फादर, जो कहते हुए जोर जोर से रोने लगा। दूसरी तरफ मिस किंगी भी ये देखकर वांगलिंग के सामने आकर घुटनों के बल बैठते हुए इमोशनल होकर आंसू बहा रही थी। वांगलिंग उन दोनों को प्यार से खड़ा करते हुए कहता है कि चलो आ जाओ हम मिलकर खाना खाते हैं। इसी तरह एक साथ बैठते हुए खाना खाते खाते इन्हें रात हो जाती है, जहाँ चांद की रोशनी में वांगपिंग खामोश बैठा हुआ था। वांगलिंग उसकी खामोशी को समझ गया, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। जिस पर वांगपिंग हिम्मत जुटाते हुए सही सवाल करके पूछता है कि फादर मैं अपने ओरिजिन के बारे में जानना चाहता हूँ। ये सुनकर तो वांगलिंग भी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया था, लेकिन वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है। जो कहते हुए खड़ा होकर वांगपिंग से कहता है कि मैं तुम्हें
कहानी सुनाता हूँ। यहाँ से बहुत सारा दूर एक कल्टीवेशन स्टार है जिसे सुजाकू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक नौजवान लड़का था जिसने जिस दिन से कल्टीवेशन के रास्ते पर कदम रखा उसी दिन से उसे हर दिन मुश्किलें पर मुश्किलें सही। इमोर्टल और इंसानों के दिलों में छुपी हुई चालाकियां, नफरत और बेरहमी देखी। तो क्या चालाकी और नफरत की इस दुनिया में वांगलिंग की मुलाकात मिस ल्यूमी से हुई, जो भी वांगलिंग को चालाकी से जान से मारने की कोशिश करना चाहती थी ताकि वो उसके डोमेन को एब्सॉर्ब कर सके। लेकिन उसी दौरान वांगलिंग का सोल ब्लड मिस ल्यूमी को मिल गया। मिस ल्यूमी का डोमेन करप्ट हो चुका था। इसी गुस्से में आकर मिस ल्यूमी ने उस सोल ब्लड का इस्तेमाल करते हुए कर्स क्रिएट किया, जिसे उसने नफरत और रिजेंटमेंट एनर्जी से भर दिया था ताकि वो उसका इस्तेमाल करते हुए मुझे जान से मार सके। तो सुनकर वांगलिंग काफी ज्यादा शौक था। मिस किंगी भी ये सब सुनकर वांगलिंग के लिए बहुत ही ज्यादा उदास हो रही थी। वांगलिंग कहानी को कंटिन्यू रखते हुए बताता है कि कैसे ल्यूमी के उसके मास्टर ने ही जान से मार डाला ताकि वो खुद की ताकत को बढ़ा सके। मिस ल्यूमी ने मरते मरते एक स्टोरेज बैग मेरे लिए छोड़ा था जिसमें तुम थे, और चूंकि तुम मेरा ही खून हो तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता था। वांगलिंग ने वांगपिंग को यह सारी कहानी सुना दी थी, जो सब सुनकर तो वांगपिंग इमोशनल होकर यहाँ बुरी तरीके से शेक करने लगा। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। वांगपिंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या कहे। किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल जो खेला है। वांगपिंग खड़े होते हुए कहता है कि ये स्टोरी बहुत ही इमोशनल थी फादर, अब मैं थक चुका हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ। वांगपिंग धीरे धीरे से अपने कमरे की तरफ चला गया जहाँ उसका सर चकरा रहा था। वो बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहता है, तो क्या ये वही जवाब था जिस जवाब को सुनने के लिए मैं पिछले 60 साल से इंतजार कर रहा था। इल्यूशन डोमेन और लाइफ एंड डेथ डोमेन, इन दोनों के चक्कर में मैं पैदा हुआ। मुझे यकीन नहीं आता कि मेरे सेंडमैन एनर्जी से बना हुआ हूँ। जो सब कहते हुए वांगपिंग तो पूरी तरीके से टूट चुका था। वो नीचे गिरने वाला था कि तभी अचानक मिस किंगी उसे संभालते हुए से गले लगा लेती है। वांगपिंग मिस किंगी से कहता है कि किंगी, मैं अब इन सब चीजों से बहुत तंग आ चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ। क्यों न हम किसी पहाड़ी के एक गाँव में जाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारे। जिस पर मिस किंगी भी मान जाती है और अगले दिन ये लोग माउंटेन विलेज के लिए रवाना हो गए। दूसरी तरफ वांगलिंग यहाँ पर कह रहा था कि वांगपिंग, उम्मीद करता हूँ कि एक दिन तुम ये सब कुछ समझ लोगे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर गांव के एक घर पर आ जाता है जहां वांगपिंग अपनी वाइफ के साथ अकेले रहता है। वांगलिंग से बहुत ज्यादा दूर और बचपन में सीखे हुए अपने फादर से उस वुडन क्राफ्टिंग स्किल का भी वो इस्तेमाल करता है, जहां वो कई सारे स्टैचूज बनाता है अपने और अपने फादर के। ये स्टैचूज वो सारी की सारी मेमोरीज थी जो कि उसने अपने फादर के साथ गुजारी थी। पर चाहे जितनी मर्जी वो कोशिश कर ले, वो इन स्टैचूज को पूरी परफेक्शन के साथ नहीं बना पाता। अभी भी वो जब यहाँ पर अपना स्टैचू बना ही रहा था तभी अचानक उसके स्टैचू के अंदर टैक्स पड़ गए। वांगलिंग से दूर यहाँ इस गाँव में कुछ और साल भी गुजर गए थे जहाँ मिस किंगी वांगपिंग से कहती है कि चलो कुछ खा लो, जिस पर वांगपिंग भी उठते हुए बिल्कुल ऐसे ही करता है। साथ ही साथ इतने दिनों से चूंकि वांगपिंग लगातार इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो कहता है कि फादर बिल्कुल सही कहते हैं, एक सिंपल जिंदगी ही ज्यादा बेहतर है जिसमें शांति हो और अमन हो। अगर मुझे कोई दूसरा जन्म मिला तो उस जन्म में मैं यही ख्वाहिश करना चाहूंगा कि मैं उस जन्म में भी अपने फादर के साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजारूं किसी माउंटेन विलेज में, बाकी की पूरी दुनिया से कटकर अलग होकर। हमारी ये मामूली सी जिंदगी चाहे जितनी भी हो, मैं वो अपने फादर के साथ ही हमेशा गुजारना चाहूंगा। जो सब कहते हुए वांगपिंग खांसने लगा। यहाँ मिस किंगी उसे संभालते हुए कहती है, चूंकि अब 10 साल गुजर चुके और आपको भी समझ आ गया है कि आपके फादर ठीक कहा करते थे, तो आखिर आप अपने फादर से मिलने क्यों नहीं जा रहे? जिस पर वांगपिंग खड़े होते हुए कहता है, क्योंकि मेरे दिल में अभी भी एक सवाल है जिस सवाल को पूछने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाता, लेकिन उसका जवाब यकीनन वही रीजन होगा जिसकी वजह से मेरे फादर मुझे कल्टीवेट करने नहीं देना चाहते थे। जो सब जब वांगपिंग कह रहा था तो यहाँ उसके हाथ में मौजूद वांगलिंग और वांगपिंग का जो स्टैचू है उसमें वांगपिंग का स्टैचू टूट गया। ये देखकर वांगपिंग जान रहा है कि अब उसके पास जरा समय नहीं बचा, इसलिए वो अपनी वाइफ किंगी से कहता है कि मेरे मरने के बाद मुझे मेरे फादर के पास पहुंचा देना, उसके बाद तुम आजाद हो। चूंकि तुम एक कल्टीवेटर हो, तुम्हारी एक लंबी जिंदगी होगी। मैं बस सिर्फ तुमसे इतना ही चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी जिंदगी में एटलीस्ट मुझे सिर्फ याद रखना, अपने दिल के कोने में एक छोटी सी जगह मुझे दे देना ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा चैप्टर भी हुआ करता था। मिस किंगी तो ये सब सुनकर बहुत ही इमोशनल हो गई थी और वो वांगपिंग से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो फौरन से उसे गले लगाते हुए कहती है कि ऐसे बातें मत करो, मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहती, मैं एक कोल्ड हार्टलेस इमोर्टल नहीं बनकर रहना चाहती, मैं बस सिर्फ वही किंगी बनकर रहना चाहती हूँ जिससे तुम प्यार करते हो। जो सब कहते हुए रोते हुए वांगपिंग को गले लगाती है। वांगपिंग भी समझ गया था कि किंगी क्या कह रही है, वो उसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन किंगी ने फैसला कर लिया था। इसके बाद वांगपिंग वापस से कमरे के अंदर आते हुए अपने स्टैचू को रखते हुए कह रहा था कि फादर ने मुझे जब वुड कार्विंग सिखाया था वो हमेशा कहते थे कि जब भी वुड कार्विंग करना तो अपना पूरा मन लगाकर उससे कार्व करना, सिर्फ इसी तरीके से तुम्हारी मेमोरीज हमेशा इन वुड कार्विंग के जरिए जिंदा रह पाएगी। लेकिन मेरे आखिरी वुड कार्विंग स्टैचू को बनाते तक भी मैं उस सीक्रेट को समझ नहीं पाया। ये सब कहते हुए अपनी वाइफ से कहता है कि मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम ये सारी की सारी वुड कार्विंग्स भी मेरे साथ जला दो। मिस किंगी ये सुनकर रोने लगी। दूसरी तरफ वांगपिंग यहाँ आसमान की तरफ देखते हुए कह रहा था कि फादर मैंने आपको कब का माफ कर दिया है। वांगपिंग के ये कहने के बाद अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ बाहर की तरफ से एक आदमी थंडर बीस्ट पर सवार काफी तेजी के साथ प्लेनेट रानियन में एंटर कर जाता है, जिसके सामने सनसी और
उसके कुछ एल्डर्स मौजूद थे। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि उस थंडर बीस्ट पर सवार वो आदमी थंडर सेलेस्टियल हाल का मैसेंजर था, जिसका नाम है ली डाउसी। जिसे देखकर तो संजी आगे की तरफ आकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि सीनियर आप कौन है और आप यहाँ पर आ रहे हैं? आपने एटलीस्ट हमें बता दिया होता, हम आपको अच्छे से वेलकम कर लेते। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या काम आपको यहाँ पर लेकर आया? जिस पर ली डाउसी जवाब देते हुए कहता है कि मुझे जानने को मिला कि यहाँ पर इस प्लेनेट पर एक आदमी है जो कि खुद को थंडर सेलेस्टियल हाल का मैसेंजर बताता है। मैं उस नकली मैसेंजर को ढूंढने के लिए आया हूँ और मुझे लगता है कि तुम लोग उसके बारे में जानते हो। जो कहती वो अपना प्रेशर संजी और उसके एल्डर्स पर लगाना शुरू कर चुका। साथ ही सर वो कह रहा था कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम की इस रीजन के अंदर मेरे अलावा कोई भी थंडर सेलेस्टियल हाल का दूसरा मैसेंजर मौजूद नहीं, यानी कि वो बंदा बैरूटिया है। ली डाउसी इस पूरे के पूरे प्लेनेट को सर्च करने के लिए अपनी थंडर एनर्जी प्लेनेट रानियम पर फैला देता है। उसकी ये थंडर एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वहाँ पर मौजूद जितने भी मॉर्टल्स थे वो इस थंडर एनर्जी की वजह से पूरे से बेहोश हो गए। ली डाउसी कह रहा था कि कोई भी मामूली थंडर एट्रिब्यूट डिवाइन एबिलिटीज को सीखने से थंडर सेलेस्टियल हाल का मैसेंजर नहीं हो जाता। संजय तो ये देखकर काफी ज्यादा शौक था और वो हैरान होते हुए कह रहा था कि इस आदमी के स्पिरिचुअल सेंस से पूरे के पूरे प्लेनेट के सारे मॉर्टल्स अचानक से बेहोश हो गए, जिससे जानने को मिलता है कि ये आदमी कितना सारा टेरिफाइंग है, यानी कि हमें से कोई भी कल्टिवेटर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ली डाउसी दूसरी तरफ कह रहा था कि अगर मैंने उस बैरूटिया को पकड़कर जान से मार डाला तो इससे मुझे काफी इनाम मिलेगा। यहाँ पर उसे वांगलिंग तो देखने को नहीं मिलता क्योंकि वांगलिंग आसानी के साथ अपनी एनर्जी को कंसील कर सकता है। इसलिए ली डाउसी को लगता है कि शायद सुमो ऑलरेडी इस प्लेनेट को छोड़कर जा चुका है। उसकी किस्मत बहुत ही जरा अच्छी है, वरना मैं उसे अभी जान से मार डालता। ये कहते हुए वो वहाँ से पलटकर जाने ही वाला था, अचानक वो पलटकर पीछे की तरफ कुछ सेंस करता है, जहाँ उसे देखने को मिला कि दूर माउंटेन विलेज पर मौजूद एक घर के अंदर एक मोटल अभी भी बेहोश नहीं हुआ। जो मोटल कोई और नहीं बल्कि वांगपिंग है। वो बिल्कुल सही सलामत था, जो कि किंगी को संभालते हुए एक चेयर पर लाकर बैठा देता है। किंगी बेशक एक इमोर्टल कल्टिवेटर थी, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल सेंस की वजह से उसे काफी तकलीफ हुई। जबकि वांगपिंग तो एक साधारण मॉर्टल इंसान है, लेकिन फिर भी वो बेहोश नहीं हुआ बल्कि वो बिल्कुल सही सलामत है। इसलिए ली डाउसी फुर्सत से वांगपिंग के घर के सामने पहुंच गया था, जहाँ वो अपने प्रेशर से उसके घर के दरवाजे को खोलते हुए कहता है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। एक मामूली मॉडल होकर भी तुम मेरी स्पिरिचुअल सेंस को बर्दाश्त कर गए और तुम बेहोश नहीं हुए। तुम में जरूर कुछ न कुछ तो खास बात है। जो सब कहते हुए ली डाउसी यहाँ वांगपिंग के घर के अंदर आ गया था और यहीं से जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।